हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप सो बहुत अच्छे होंगे एंड काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। फाइनली आपके 5th सेम के सभी एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो एक तो हम आज का जो एग्जाम हुआ था आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। साथ ही थोड़ा सा आगे क्या कुछ प्लानिंग रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। एंड फिर छुट्टियां हम डिसाइड कर लेंगे कितने दिन की हमें छुट्टियां रखनी है, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर देख लेते हैं एक बारी। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का पेपर आपका कैसा रहा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने पेपर देखा, काफ़ी खुशी हुई जान करके कि 40 नंबर का, केवल 40 नंबर का हमने जो क्लासेस ली थी उन्हीं में से क्वेश्चंस मिले हैं एज इट इज। ठीक है, बाकी 10 नंबर का अलग पूछा गया था जो हमने नहीं पढ़ाया था। तो एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं आप, उसके बाद और भी बातें करेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट करने थे। सबसे पहला पार्ट काफी आसान पूछा है, भूकंप के कारण लिखें, इसके परिमाण और इसकी तीव्रता के विषय में व्याख्या कीजिए। मैंने तीनों ही आपको बताए थे, इसके कॉज भी बताए थे, इसका मैग्नीट्यूड भी बताया था, इसकी इंटेंसिटी भी बताई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने भूकंप के कारण क्वेश्चन लिखवाया था ना, भूकंप के कारण ये भी बताया था। मैंने आपको भूकंप का परिमाण भी बताया था, साथ में मैंने आपको भूकंप की तीव्रता का क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज के बारे में एक ही क्वेश्चन में लिख देना था। और उम्मीद है ये सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि पहले चैप्टर का क्वेश्चन था, ये तो सभी ने किया होगा, जरूर किया होगा सभी ने। ठीक है, इसके बाद दूसरा था विभिन्न भूकंपों का वर्गीकरण कीजिए, इसका महत्व क्या है ये बताइए। लेकिन तीसरा क्वेश्चन और भी आसान था, तीसरा वाला पार्ट, और ज्यादातर बच्चों ने यही कहा किया होगा। इसमें पूछा था उपरी केंद्र एवं भूकंप सूचक यंत्र का विवरण दीजिए। इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आता है क्वेश्चन। इंग्लिश में पूछा गया था आपसे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एपिसेंटर और सीस्मोग्राफ के बारे में पूछा है। एपिसेंटर और सीस्मोग्राफ आपको मैंने दोनों ही पढ़ाए थे ना बेटा। एपिसेंटर भी आपको पढ़ाया गया था और आपको देख लीजिए यहां से एपिसेंटर भी आपको पढ़ाया था, साथ में सीस्मोग्राफ भी आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने सीस्मोग्राम भी आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका हमने कराया था, यानी पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके अच्छे से आप करके आए होंगे, क्योंकि 10 नंबर का पूरा ही पार्ट आपको जो पढ़ाया गया था वही पूछा था। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या पूछा है, भूकंप के दौरान भवनों में होने वाले विभिन्न नुकसानों का विवरण दीजिए। बिल्डिंग में कौन कौन से नुकसान होते हैं, बहुत अच्छे से कराया गया क्वेश्चन है ये आप सबको। उम्मीद है आप सभी ने लिखा होगा। मैंने कहा था इसकी हेडिंग्स भी आप सबको याद कर लेनी है, तो आपने हेडिंग बना के भी लिखा होगा। भवनों में क्या नुकसान होते हैं पढ़ाया था ना आपको। एक तो डैमेज ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल बिल्डिंग के पॉइंट लिखवाए थे, दूसरा डैमेज ऑफ बियरिंग वॉल के पॉइंट्स लिखवाए थे, आप सबने लिखे होंगे। क्लियर है ना, बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पूर्व निर्मित भवनों पर भूकंप के प्रभाव। बेटा भूकंप के प्रभाव हमने आपको कराए थे, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका अलग था। पूछा भूकंप के प्रभाव ही है, बस इन्होंने ये कह दिया पूर्व निर्मित भवनों पर भूकंप के प्रभाव, जबकि हमने क्या पढ़ाया था, हमने ये कह दिया था कि संरचनाओं पर भूकंप के क्या प्रभाव पड़ते हैं। मेरी बात सभी को समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। इसके बाद 2 आपको कोड पूछे गए थे, और सबसे खुशी की बात यह दोनों ही कोड मैंने पढ़ाए थे। एक तो आपसे कोड पूछा था 13,920 और दूसरा आईएस कोड पूछा था 4326। आप देख सकते हैं मैंने दोनों कोड आपको पढ़ाए थे बच्चे, दोनों ही कोड हमारे पढ़ाए हुए पूछे गए हैं जो हमने पढ़े थे। ठीक है, देखिए एक कोड तो आपसे पूछा था 13,920, यही पूछा था। दूसरा कोड आपसे पूछा गया था कौन सा, IS 4326। तो ये दोनों कोड आपको पढ़ाए गए थे और सभी बच्चों ने किया होगा, यानी दूसरे वाले क्वेश्चन के भी तीनों पार्ट हमारे पढ़े हुए ही आए थे, लेकिन आपने कोई से 2 इसमें से कर दिए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगर आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो हमने पढ़ाया था, सिर्फ ये वाला एक, भूकंप के दौरान आरसीसी भवनों के क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण है। आरसीसी स्ट्रक्चर में जो क्षतिग्रस्त होते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर, उसके बारे में पूछा था। आप सबको पता होगा, ये हमने आपको पढ़ाया भी था, आरसीसी स्ट्रक्चर में जो क्षति होती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, पढ़ सकते हैं। ठीक है, भूकंप से आरसीसी निर्माणों को किन किन क्षतियों की समस्या होती है ये समझाना था। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था, तो ये भी सब बच्चों ने किया होगा। पूछे गए क्वेश्चन आपके ज्यादातर हैं बेटा इसमें, जो मतलब पढ़ाए गए क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे गए हैं, लेकिन ये दोनों हमने नहीं कराए थे। तो इसमें 5 नंबर का तो ये आपसे पूछा गया था अलग से, जो हमने नहीं पढ़ाया था। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप रोधी भवनों के नियोजन डिजाइन के विषय में आप बताएं। भूकंप रोधी भवन के बारे में नियोजन, डिजाइन और मैंने निर्माण तीनों बताए थे। 2 पूछे आपसे,
यानी आपसे प्लानिंग पूछी और डिजाइनिंग पूछी है। समझ पा रहे हैं सब बच्चे भाई? ये क्वेश्चन भी आपका वही है बच्चों जो पढ़ाया गया था आपको। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको ये कौन सा क्वेश्चन है। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आप सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये वही क्वेश्चन है, और आप आंसर शायद इसका लिख के आए होंगे सब बच्चे। देखिए क्या पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था भवनों के नियोजन और डिजाइन, इसके बारे में पूछा था। मैंने नियोजन, डिजाइन और निर्माण तीनों चीज के बारे में पढ़ाया था आपको। तो सब बच्चों ने किया होगा ये भी क्वेश्चन बेटा वही है। और मैंने आपसे कहा भी था अगर आप टॉपिक की फॉर्म में पढ़ के जाते थोड़े परेशान हो सकते थे, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ा दिया था तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, अगर आपने बाकी पीडीएफ्स को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते थे। अगला पूछा है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में निर्माण हेतु क्या विशेष विधि अपनाई जाती है। ठीक है, और एक है पूर्व निर्मित निर्माणों के भूकंप सुरक्षा हेतु क्या भूकंप रोधी प्राविधान किए जा सकते हैं। अब ये इंग्लिश, हिंदी में तो आपको कम समझ आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखते तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाते। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट अगर आप इंग्लिश वाले पेपर में देखते तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाते। जी हाँ सर आपने पढ़ाया है ये आपने पढ़ाया है। कौन सा? ट्रेडिशनल व्यूल्ट कंस्ट्रक्शंस मेंशन रिट्रोफिटिंग प्रोविजन। रिट्रोफिटिंग प्रोविजन आपसे पूछे गए थे, रिट्रोफिटिंग प्रोविजन, और आप सबको पता है हमने रिट्रोफिटिंग प्रोविजन पढ़े थे, और वो भी ट्रेडिशनल व्यूल्ट कंस्ट्रक्शन के लिए ही, इसी के लिए पढ़े थे बच्चों। सेम टू सेम लाइन पढ़ना आप, ट्रेडिशनल व्यूल्ट कंस्ट्रक्शन यही पढ़ाया था। ट्रेडिशनल व्यूल्ट कंस्ट्रक्शन के लिए रिट्रोफिटिंग के उपाय क्या क्या हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है या नहीं, इसलिए मैंने इसको दोनों तरह लिखवाया था किस किस तरह पूछा जा सकता है। तो इस तरह नहीं पूछा लेकिन इस तरह पूछ लिया, एज इट इज क्वेश्चन लिखा हुआ आया था आपके पेपर में वही जो आपको पढ़ाया गया था। तो उम्मीद है आपने चौथे के भी दोनों पार्ट किए होंगे सभी बच्चे ने। ठीक है, बोलिए बेटा सभी को समझ आ रहा है? चौथे के भी आपने दोनों पार्ट कर लिए होंगे, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। ठीक, 10 नंबर का ये भी पूरा। 5वें में आपसे आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन पूछ लिए और हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाए थे, बट मैंने कह दिया था कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसके पढ़ के जाएंगे तो इसका आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपने शायद किया होगा, लेकिन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये हमने पढ़ाया था आपको, ये वाला। भूकंप के पूर्व अनुमान प्रणाली के विषय में उल्लेख कीजिए। भूकंप आने से पहले पूर्व अनुमान कैसे हो जाता है, पशु पक्षियों का व्यवहार चेंज हो जाता है, वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, सब पढ़ाया था ना, तो वही इसमें लिखना था। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन तो आपका ये वाला अलग पूछा है, 5वें का एक पार्ट, और एक पार्ट आपका तीसरे का। ये दो तो अलग से पूछ लिए थे, 5-5 के मिल रहे थे इसमें से सिर्फ आपको, बाकी पूरा 30 नंबर का सेम था, और 10 नंबर का ये हो गया 5-5, यानी 40 नंबर का वही पूछा गया बच्चों जो आपको पढ़ाया गया था। समझ पा रहे हैं सब बच्चे? तो एज इट इज क्वेश्चन ही आपके रखे आ गए। मैंने आपसे कहा भी था विश्वास मानिए जो मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूं, ये लेक्चर तो आपके सामने 1-2 घंटे के रहते हैं, बट इसके पीछे की मेहनत कई घंटों की रहती है। बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ही बच्चों आपके सामने लेक्चर आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जिस सब्जेक्ट में मुझे पता नहीं रहता क्या पूछा जाएगा या मैं एनालिसिस नहीं करता, उसके लिए मैं कहता ही नहीं आपको इंपोर्टेंट ये है, उसी को इंपोर्टेंट बताता हूं जिसको मैं खुद पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता हूं कि हाँ ये इंपोर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि बिना एनालिसिस के डायरेक्ट कह देना कि ये पूछ सकता है, गलत है। समझ पा रहे हैं ना? तो आई होप सो आप सबकी हेल्प हुई होगी बच्चों इससे। ठीक है, आपका पेपर काफी अच्छा रहा होगा, फिर भी पेपर बहुत टफ नहीं है, हर एक बच्चा पास हो जाएगा इस पेपर में। ठीक है, और आप सबके लिए हम भी दुआ करेंगे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। बाकी पेपर में बहुत ज्यादा मेहनत की आप सबने, और आप भी देख रहे थे, हम भी आपके साथ लगे हुए थे। फाइनली आपके पेपर खत्म हुए, तब तक आवाज थोड़ी सी बैठ गई है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे के लिए, क्योंकि ये लास्ट वीडियो लेक्चर है 5th सेम के लिए, आप लोगों के लिए, मतलब इसके बाद तो फिर 6th सेम की क्लास ही स्टार्ट होंगी आपकी। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, चूंकि आपने बहुत पढ़ाई की है तो बॉडी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी जरूरी है। तो आप लोग छुट्टी लेंगे कुछ दिन की और रिलैक्स करेंगे, कहीं घूमना है थोड़ा घूम लीजिए, घर जाना है घर चले जाइए कुछ दिन के लिए। और हम लोग 25 तारीख से स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लासेस को। ठीक है, 25 को ही आपके कोर्स लॉन्च होंगे। 6th सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे आपको, मतलब स्टार्टिंग से एंड में तो खैर हम जो हेल्प होती है वो करते ही हैं। जो पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर कराएंगे पेड कोर्स की फॉर्म में, वो कौन से रहेंगे आपके। एंड एसएससी जेई सबसे ज्यादा वेट हो रहा है बच्चों को एसएससी जेई का, तो एसएससी जेई हम किस तरह पढ़ाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, क्या उसकी फीस रहेगी, वो सब चीजें आपको 25 तारीख को जब कोर्स लॉन्च होंगे तब बता दिया जाएगा। तब तक आप थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए। ठीक है, अभी मुश्किल से पढ़ाई से निकले हैं, थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी है, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेंगे। बट उससे जब 25 से कोर्स लॉन्च होंगे उससे पहले मैं आपको जेई के रिगार्डिंग कुछ छोटे छोटे वीडियोस दूंगा,
जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है जेई के रिगार्डिंग, एसएससी जेई हो चाहे स्टेट जेई हो, उनके बारे में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें वैकेंसी आती है जेई की, ठीक है, किसका कंपटीशन लेवल क्या रहता है, किस में टेक्निकल पोर्शन है, किस में नॉन टेक पोर्शन है, किस डिपार्टमेंट में सिलेबस क्या रहता है, सारी बातें मैं बीच बीच में 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोज के माध्यम से बताता रहूंगा। उन्हें आप कहीं से भी इंजॉय कर सकते हैं, घर हैं तो घर से, या अपने रूम लेकर रह रहे हैं तो वहां से, तो आप लोग उन वीडियोज को देखिएगा, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एटलीस्ट आपको जानकारी मिल जाएगी कि हाँ मैं साथ में कंपटीशन लेवल की भी बात करूंगा कि किसका कट ऑफ कितना रहता है, ठीक है, ताकि आप लोग तैयारी करें तो उस हिसाब से तैयारी में जुट जाएं, अभी से मेहनत करना शुरू कर दें। भले ही आपका एक सेमेस्टर बचा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम उसके लिए भी निकाल लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चूंकि आपने पूरा डिप्लोमा हमारे साथ कंप्लीट किया है, मुझे लगता है आप लोग फर्स्ट ईयर से हमारे साथ जुड़े थे, तो मैं चाहता हूं कि आपको गाइडेंस भी दें हम फ्यूचर के रिगार्डिंग, जितना हमें आता है उतना आपको जरूर सिखाएंगे चीज़ों को। और आप सब जानते हैं जेई की तैयारी हम कराते भी हैं, काफ़ी टाइम से करा रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पर, अब तो ऑफलाइन पूरी तरह बंद है, ऑनलाइन ही होगा। तो पहली बार ऑनलाइन स्टार्ट करने वाले हैं जेई के लिए, तो बहुत मेहनत भी करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जेई कोई डिप्लोमा तो है नहीं 17 नंबर की तैयारी करा दी, वहाँ तो फाइट करना है पूरे इंडिया के बच्चों के साथ, तो उसी लेवल से लेके चलेंगे आप सबको, बहुत मेहनत करेंगे अच्छे से। तो बच्चों अब आप इंजॉय कीजिएगा और थोड़ा कूल कीजिए माइंड, थोड़ा सा घूम फिर लीजिए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। हम लोग मिलेंगे आपसे 25 तारीख को नए कोर्सेज के साथ, जिसमें 6th सेमेस्टर के कोर्स की बात करेंगे और साथ में जेई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप्स आपको मैं नॉलेज के लिए लाता रहूँगा, और ऐसे ही मिलते रहिएगा हमसे बीच बीच में कमेंट्स के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि एग्जाम की जो हमने स्टार्टिंग से, जब से एग्जाम शुरू हुए तब से अब तक जीटेक पॉली के माध्यम से आपकी कितनी हेल्प हो पाई है, जिससे कि आपके और भी जूनियर बच्चे फीडबैक को देख करके जीटेक पॉली के साथ जुड़े। और मैं यही चाहूँगा कि आपने इतना सपोर्ट किया अब तक, फर्स्ट ईयर से अब तक, कहाँ से शुरू किया था कहाँ ला के खड़ा कर दिया आपने, सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। तो आगे इसी तरह अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। आप सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद एंड बाय बाय, टेक केयर।